एडमिनिस्ट्रेशन ने पीस और प्रॉस्पेरिटी के वादों पर भारी कैंपेन किया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने देश को मिडिल ईस्ट में एक मैसिव और लगातार बढ़ते मिलिट्री ऑपरेशन में धकेल दिया है। डिप्लोमैटिक चैनल्स पूरी तरह से डेड हो चुके हैं। पिछले 30 दिनों से ईरान के साथ कोई डायरेक्ट टॉक्स नहीं हुई हैं। जब यूएस ने टॉप ईरानियन लीडर्स और नेगोशिएटर्स को असैसिनेट किया तो उन्होंने बचे खुचे फ्रेजाइल ट्रस्ट को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। क्योंकि वॉशिंगटन किसी कोहेरेंट स्ट्रैटेजी के बजाय इरैटिक इंपल्सेस पर काम कर रहा है, इसलिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हो गया है। डायरेक्शन की इस कमी की वजह से बड़ी टैक्टिकल एरर्स हो रही हैं। इंटरनली एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। एक तरफ मार्को रूबियो जैसे पॉलिटिशियंस हैं जो कन्वेंशनल और लॉजिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ईरान की एयरफोर्स, उनकी नेवी और मिसाइल फैक्ट्रीज को सिस्टमैटिकली तबाह करना। वहीं दूसरी तरफ खुद प्रेसिडेंट इन एग्जैक्ट गोल्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। उन्होंने अचानक से वाइटल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने में अपना कंप्लीट डिसइंटरेस्ट दिखा दिया है, और इसके बजाय वो पब्लिकली अजीबोगरीब क्लेम्स कर रहे हैं कि वो ईरानियन यूरेनियम को फावड़े से खोदने के लिए अपने ट्रूप्स भेजेंगे। इस केओस को आउटराइट करप्शन ने और भी बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने इस कॉन्फ्लिक्ट से प्रॉफिट कमाने की कोशिश की और हॉस्टिलिटीज शुरू होने से ठीक पहले अलेजिडली डिफेंस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का ट्राई किया। शिफ्टिंग गोल पोस्ट्स और इंटरनल प्रॉफिटियरिंग के साथ युद्ध लड़ने का मतलब है कि यूएस बिल्कुल ब्लाइंड होकर लड़ रहा है, और विजन की ये कमी सीधे बैटलफील्ड फेलियर्स की तरफ ले जाती है। ग्राउंड पर देखें तो करंट यूएस टैक्टिकल अप्रोच एक रिसोर्स हेवी और इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग कैंपेन पर डिपेंड करता है। उन्होंने स्कूल्स और मेजर यूनिवर्सिटीज सहित लगभग 100,000 सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को हिट किया है। ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम बिल्कुल साफ दिखाता है कि आखिर क्यों वो मैसिव बॉम्बिंग कैंपेन असल मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिग्रेड करने में फेल हो रहा है। हाई वैल्यू ईरानियन हथियारों को डीप अंडरग्राउंड रखा गया है, जबकि अमेरिकन बॉम्ब्स सरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिना कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए फट जाते हैं। असल थ्रेट्स अभेद्य हार्ड ग्रेनाइट की लेयर्स के नीचे पूरी तरह से इंटैक्ट और सुरक्षित रहते हैं। यूएस मिलिट्री खाली सरफेस टारगेट्स पर अपने मल्टी मिलियन डॉलर म्यूनिशंस बर्बाद कर रही है, जबकि एक्चुअल स्ट्रेटेजिक थ्रेट बिल्कुल सेफ है। ईरान की काउंटर स्ट्रैटेजी भारी सुरक्षा वाले अमेरिकन फाइटर जेट्स को पूरी तरह बाईपास कर देती है। इसके बजाय उन्होंने चाइनीज और रशियन सैटेलाइट नेटवर्क से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स लेकर सस्ते $20,000 शाहिद ड्रोन्स का यूज करके प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर प्रिसाइज स्ट्राइक्स लॉन्च किए। उनके प्राइमरी टारगेट्स थे स्ट्रेटेजिक सपोर्ट प्लेन्स। एक E3 सेंचुरी को डिस्ट्रॉय करना इफेक्टिवली यूएस मिलिट्री की आंखें फोड़ने जैसा है, जो उन्हें गल्फ के पार से आने वाली मिसाइल्स के लिए पूरी तरह ब्लाइंड कर देता है। इसके बाद उन्होंने KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स को टारगेट किया। इन एरियल रिफ्यूलिंग प्लेन्स को खत्म करने से अमेरिकन मल्टी मिलियन डॉलर फाइटर जेट्स की ऑपरेशनल फ्लाइट रेंज बहुत ज्यादा कम हो जाती है। फाइनली उन्होंने रेयर EC-130H कंपस कॉल एयरक्राफ्ट को क्रिटिकली डैमेज किया। इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स को खोने का मतलब है कि यूएस अब डिजिटली बहरा हो चुका है और दुश्मन की कम्युनिकेशंस को जैम करने में टोटली इनकेपेबल है। अमेरिका के इररिप्लेसेबल और हाईटेक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सिस्टमैटिकली तबाह करके ईरान की एसिमेट्रिक टैक्टिक्स ने एक वास्टली सुपीरियर सुपर पावर को इफेक्टिवली ग्राउंड कर दिया है, यानी जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका के इस केओटिक डिस्ट्रैक्शन ने पूरे मिडिल ईस्ट खासकर इजराइल में एक्सट्रीम फैक्शंस को और भी ज्यादा एम्बोल्डन यानी निडर बना दिया है। इजरायली लेजिस्लेचर ने पैलेस्टीनियन तथा कथित टेररिस्ट्स के लिए डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा को मैंडेट करने वाले नए लॉज पास किए हैं। क्योंकि अब इस टर्म को बहुत ही लूजली अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए ये बच्चों और नॉर्मल स्ट्रीट प्रोटेस्टर्स सहित 10,000 करंट डिटेनीज की जान को रिस्क में डालता है। इस लॉ का प्राइमरी आर्किटेक्ट है इथमार बेन ग्वीर, एक एक्सट्रीम हार्डलाइनर जिसे खुद के पास्ट कन्विक्शंस की वजह से मिलिट्री सर्विस से पूरी तरह डिनाई कर दिया गया था। ये लंबा खिंचने वाला यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए एक परफेक्ट जियोपॉलिटिकल कवर प्रोवाइड करता है। जबकि पूरी दुनिया की नजर गल्फ पर है, रीजनल एलाइज अपने एक्सट्रीम लेजिस्लेटिव ओवररीचेस को पास करवा रहे हैं। क्योंकि यूएस एक क्विक विक्ट्री अचीव नहीं कर सकता या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रॉपर्ली सिक्योर नहीं कर सकता, इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट अब एक इकोनॉमिक वॉर ऑफ एट्रिशन में बदल चुका है। ये चार्ट रीजनल कॉम्बैट से लेकर एक मैसिव ग्लोबल ऑयल शॉक तक की डायरेक्ट लाइन दिखाता है। प्रिडिक्टिव मॉडल्स फोरकास्ट करते हैं कि ऑयल अपने करंट $115 की रेंज से वायलेंटली बढ़कर $200 पर बैरल की तरफ स्पाइक करेगा, जिससे देश में एक भारी इन्फ्लेशन यानी महंगाई आएगी। वॉशिंगटन का स्ट्रेटेजिक फेलियर सिर्फ हाईटेक एयरक्राफ्ट के नुकसान से कहीं आगे तक जाता है। इसका फाइनेंशियल बर्डन सीधे अमेरिकन पब्लिक पर पड़ता है, जहां गैस पंप और ग्रोसरी स्टोर पर प्राइसेस आसमान छूने लगते हैं। इसका डोमेस्टिक पॉलिटिकल बैकलैश बहुत ही सिवियर रहा है। बढ़ते फाइनेंशियल और ह्यूमन कॉस्ट्स के कारण यूएस प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी गिरकर नेगेटिव्स में चली गई है, जो -17% तक हिट कर गई है, जिससे वो हिस्टोरिकली सबसे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट बन गए हैं। जबकि अमेरिका अपने रिसोर्सेज बहा रहा है और इंटेंस डोमेस्टिक अनरेस्ट फेस कर रहा है, चाइना और रशिया जैसे ग्लोबल राइवल्स इस केओस का फायदा उठाकर चुपचाप प्रॉफिट कमा रहे हैं और अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं।
मॉडर्न वॉरफेयर में किसी कोहेरेंट स्ट्रैटेजी के बिना लड़ना दो चीजों की गारंटी देता है। पहला कि आप विदेशों में बैटल्स हारते हैं और दूसरा कि आप अपने ही घर में अपनी इकोनॉमी और सोसाइटी को पूरी तरह तोड़ देते हैं।